चलिए साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए साउंड चेक कर लेते हैं। क्लियर है। साउंड चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें। कंपनी लॉ नया चैप्टर है आज। एंड दिस इज मतलब मॉड्यूल के हिसाब से दिस इज पार्ट बी। अपन ने नोट्स 3 पार्ट में बांटे हुए हैं, वो अलग चीज है, बट दिस इज पार्ट बी। और वेटेज जो है इसका वो 40 मार्क्स का है। टॉपिक्स का आपको आइडिया दे देता हूँ कि ओवरऑल हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक जितने चैप्टर्स हमने 1 to 12 पढ़े वो सारे मिला के 60 मार्क्स का वेटेज जो है वो बेयर करते हैं। और ये 40 मार्क्स का टॉपिक रहेगा। यहाँ पे मेजरली जो टॉपिक पे फोकस है उसमें डायरेक्टर्स के बारे में बात होगी। मतलब डायरेक्टर्स में कौन कौन से टाइप के डायरेक्टर्स हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो एक मेन टॉपिक रहेगा। डायरेक्टर्स के साथ साथ कलेक्टिवली इनको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उनका कॉम्पोजिशन कैसे होगा। फिर इसमें कहते कमिटीज आती है, अलग अलग टाइप की कमिटीज, तो उसके ऊपर बात होने वाली है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो मेजर इज डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, कमिटीज, फिर मीटिंग्स की बात होगी। तो मीटिंग्स में भी दो कैटेगरी है, एक बोर्ड मीटिंग और दूसरा जनरल मीटिंग। तो ये दो चैप्टर्स हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, डिस्कशंस होते हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होती है, तो वो एक पार्ट है। तो दिस इज अ चैप्टर। एक जनरल मीटिंग वाला चैप्टर आएगा जहाँ पे मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें हम एजीएम, ईजीएम, क्लास मीटिंग, वो सब के ऊपर बात करते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं। फिर इसके साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जब डायरेक्टर्स की बात हो रही है, बोर्ड की बात हो रही है, तो इनको बोला जाता है केएमपी। ये टर्म तो आपने सुना होगा, की मैनेजरियल पर्सोनेल, जिसमें सीईओ, एमडी, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, ये सब कवर होते हैं। तो केएमपी इसका भी एक पूरा टॉपिक है। इस केएमपी के टॉपिक में इन्होंने रेम्यूनरेशन की बात की है, कितना उनको पे कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, टर्म ऑफ ऑफिस, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब चीजों पर बात होगी। तो ये एक चैप्टर आएगा। फिर एक सीएसआर वाला टॉपिक है, ये अपन ने डब्ल्यूटी में पढ़ा था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सीएसआर। तो वो कंसेप्ट के ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ रिपोर्टिंग होती है। पूरा साल खत्म होने के बाद आरओसी में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, पूरे साल का अपडेट देना पड़ता है कि भाई क्या हुआ। तो इसमें एनुअल रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट आती है, सब चीजें सबमिट करनी होती है। तो इन सब टॉपिक्स पे इन्होंने एक एक चैप्टर बना रखा है वैसा है। अब कंटेंट है अच्छा खासा डिटेल में है, और 40 मार्क्स का डेडिकेटेड पार्ट है, तो अपने उस पर उतना एफर्ट कर भी सकते हैं आराम से। प्लस जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछेंगे इसमें ज्यादातर आपको केसेस के फॉर्म में मिलेंगे। मेजोरिटी इस पार्ट में से केसेस मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं। तो प्रिपरेशन भी वैसे रखना है कि थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। और वर्ड टू वर्ड लर्निंग मैंडेटरी नहीं है, फोकस अगेन उसी पे रहेगा कि आपको प्रोविजन अच्छे से पता हो वैसा। तो अभी जो चैप्टर यहाँ पे इन्होंने दिए है ना, जिस सीक्वेंस में, आप इंडेक्स में एक बार देख सकते हो, तो वो जो सीक्वेंस है वो मॉड्यूल का है, मैंने उसको चेंज नहीं किया। लेकिन एक्चुअली वो सीक्वेंस लॉजिकल नहीं है, वो प्रॉब्लम है। अब स्टार्टिंग में पहले जनरल मीटिंग दे दिया। भाई जनरल मीटिंग में आते हैं शेयर होल्डर, वो ठीक है, बट उसके पहले बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए। भाई डायरेक्टर्स कौन है, फिर डायरेक्टर्स के बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसे होता है, फिर जब डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं तो बोर्ड मीटिंग कैसे होती है, फिर शेयर होल्डर्स को वो लोग बुलाते हैं तो जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, उसमें वोटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको इजीली रिलेट होगा कि वे टॉपिक में चल क्या रहा है। और फिर वो पूरा पार्ट, ये सारे चैप्टर्स एक ही टॉपिक जैसे लगेंगे वैसा। तो शुरुआत जो हमें करनी है ना, वो हम डायरेक्टर्स के बेसिक से करेंगे कि हु आर द डायरेक्टर्स, हु आर द टाइप ऑफ डायरेक्टर्स, अलग अलग कैटेगरीज होती है इसके अंदर भी, तो वो सब सीखना है। उसके बाद फिर अब बाकी के चैप्टर्स पे बढ़ेंगे ना, तो आपको मजा आएगा वैसा है। तो पहले चैप्टर नंबर 14 लेंगे। पेज नंबर है 76, चैप्टर 14। चलिए, तो बात हो रही है डायरेक्टर्स की। अब इंट्रोडक्शन में उन्होंने आपको वही सब बातें बोली जो मैंने बताया कि भाई
कंपनी को चलाने के लिए पहली चीज तो ये है कि एक सीनियर मैनेजमेंट चाहिए, बिकॉज आपको पता है इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी मैनेज नहीं करते इन यूजुअल। प्राइवेट कंपनी में कर सकते हैं, पब्लिक वाले में तो जनरली ऐसा होता है पैसा किसी और का, मैनेजमेंट को और कर रहा है। तो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन जो है दैट इज ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का काम कंपनी के ओनर्स करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं। और बाकी का जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उन सबका रिक्रूटमेंट जो है ना, वो सारा रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होगा, वो होगा डायरेक्टर्स के थ्रू। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये बताया मैंने। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी को चलाने के लिए कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। एक डायरेक्टर से काम चलने वाला नहीं है, तो मल्टीपल क्वांटिटी में होंगे। मिनिमम डायरेक्टर्स की भी कंडीशन होती है कि भाई हर कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स पे बात करने वाले। आगे बढ़ते हैं। दे आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी, ये बोला जाता है। हाईएस्ट पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये बोला जाता है। अब कंपनी लॉ में आपको पता है डेफिनेशन कैसी आती है। सेक्शन नंबर 2 में जो टाइम पास ही किया है उन्होंने, आधी डेफिनेशन में कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 2 का कुछ रेफरेंस आपको दिखेगा। 2 का क्लॉज नंबर है 34। इट प्रिस्क्राइब दैट द डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर का मतलब क्या है, जिसको बोर्ड में अपॉइंट किया गया, ये डायरेक्टर। ठीक है, वैसा तो मीनिंग जैसा कुछ नहीं बताया, कहाँ अपॉइंट किया वो बता रहे हैं। फिर बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी डेफिनेशन है क्लॉज नंबर 10 में। उसमें देखो क्या बोला, इट मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। समझ आया? तो डायरेक्टर कौन है, जो बोर्ड में अपॉइंटेड है। बोर्ड क्या होता है, डायरेक्टर्स का ग्रुप। उन्होंने डायरेक्टर क्या है वो नहीं समझाया, लेकिन इधर उधर रेफरेंस दे दिया उन्होंने, तो डेफिनेशन में तो मजाक मस्ती चलती रहती है इनकी। फिर थोड़ा स्पेसिफिक बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस अ बॉडी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड टू डायरेक्ट कंट्रोल सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये बात समझ में आती है कि अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी का सुपरविजन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया वैसा। सेक्शन 149 का रेफरेंस है, इसमें बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन ही बन सकता है। ठीक है, कोई कॉरपोरेट, कोई आर्टिफिशियल पर्सन को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। अब कंपनी चलाने के लिए लोग चाहिए, फिर उसमें भी आपने डायरेक्टर किसी एलएलपी को बना दिया, तो एलएलपी तो खुद नेचुरल पर्सन नहीं है, डिसीजन कौन लेगा। फिर एलएलपी में भी तो लोग होंगे। तो अल्टीमेटली सेक्शन में फिक्स कर दिया कि डायरेक्टर की पोस्ट पे सिर्फ कोई नेचुरल पर्सन ही अपॉइंट हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता। ये ध्यान रख के चलना है। उसके आगे 166 का भी रेफरेंस है, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। अब देखो ऐसा है, आप सब लोग कंपनी के इन्वेस्टर हो, आप पैसा लगा रहे हो। आप लोगों ने ना ये डिसीजन लिया कि भाई कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। आप सबने अपने म्यूचुअल डिसीजन से मुझे सिलेक्ट किया कि सर आप क्वालिफाइड हो, आपको एक्सपीरियंस भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी आप मैनेज करो। मैंने ठीक है, मैं इस पोस्ट के लिए रेडी हूँ। मैं अपॉइंट हो गया, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सपोज आपने मुझे अगले 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिया। 6 महीने बाद मैंने सोचा यार मुझे ये काम नहीं करना, मुझे कुछ और बेटर मिल रहा है, कुछ पार्ट टाइम अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी जगह मेरे भाई को बिठा दिया डायरेक्टर की पोस्ट पे, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। तो आपको क्या लगता है ये अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि यार वो पर्सन टू पर्सन होता है ना, स्किल वाली बात हो गई। देखो मैं आपकी नजर में मैं स्किल्ड हूँ, इसलिए आपने मुझे अपॉइंट किया। लेकिन मेरे स्किल और मेरे भाई के स्किल सेम होंगे जरूरी थोड़ी ना है। तो अगर मुझे अपॉइंट कर दिया आपने और मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ, तो आई शुड रिजाइन ना। मैं आपको बता दूं कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, आप किसी और को अपॉइंट कर लो। लेकिन रिप्लेसमेंट का पावर तो आप सबका होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। तो मैं अपना ऑफिस जो मैंने खुद मेरिट पे लिया, मेरा मेरिट था इसलिए आपने मुझे अपॉइंट किया, वो मैं किसी और को असाइन कर दूं, तो आप सबके साथ तो चीटिंग होगी ना। फिर आपको लगेगा यार हमने इस पर्सन को देख के इसको अपॉइंट किया, इसको इतनी सैलरी ऑफर की, और अब इसने अपना काम किसी और को डेलीगेट कर दिया। तो यार जिसको डेलीगेट किया वो हमें नहीं जम रहा है, और हमसे बिना पूछे कैसे डेलीगेट कर दिया, वो गलत हो गया। तो सेक्शन 166 में स्पेसिफिक बोल दिया कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस बाय अ डायरेक्टर इज नॉट अलाउड। आपको अगर काम नहीं करना है आप छोड़ दो। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है, लेट देम डिसाइड कि उनको किसको रिप्लेस करना है। हाँ, आप मुझे ऐसा है कि मेरा भाई डायरेक्टर बने, तो वो आपको अप्रोच करेगा एज एन एप्लीकेंट कि मैं एलिजिबल हूँ और मैं चाहता हूँ अपॉइंट होना, आप मुझे कंसिडर करो। बट अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, वो डिसीजन तो आप लोगों के हाथ में है ना, वो मैं नहीं ले सकता। तो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस इन केस ऑफ डायरेक्टरशिप इज नॉट अलाउड, ये हमें ध्यान रख के चलना है। और अगर ऐसा किया तो वो अपॉइंटमेंट वॉइड माना जाएगा, ये अंडरस्टूड है। तो रैंडम पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं, स्पेसिफिक थोड़ा स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैं अभी इस टॉपिक की डेप्थ में पहले नहीं जाने वाला, थोड़ा प्रोसीजरल है तो लास्ट में लेंगे, बट मीनिंग समझा देता हूँ। इसके बाद वाले टॉपिक्स हम पहले पढ़ने वाले। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या डिन नंबर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना डायरेक्टर्स के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स एंड एवरीथिंग। पहले के टाइम पे ना सारा काम पेपर पे चलता था, फाइलों में चलता था, डॉक्यूमेंट डेटाबेस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वो सब कुछ भी नहीं था।
तो एक बंदा मैक्सिमम अगर 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, सपोज ये प्रोविजन है क्योंकि सेक्शन में दिया हुआ है, तो वो अगर ज्यादा कंपनीज में भी डायरेक्टर बन जाए तो पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हर चीज का फॉर्म भरा हुआ है जो आरओसी के किसी गोडाउन में पड़ा है। अब जाके ढूंढ लो, इंक्वायरी कर लो, वो रिकॉर्ड रूम में घुसेगा कौन? इतनी हजारों फाइलों में से ढूंढ के कौन लाएगा? और कैसे पता करेंगे कौन कितनी कंपनी में डायरेक्टर है? तो ना रूल्स को वायलेट करना बड़ा इजी हो जाता था। फिर इन्होंने सोचा कि यार इसको कुछ ना कुछ करके रोकना पड़ेगा। तो पहले लेके आए डिन नंबर का एक कंसेप्ट। डिन नंबर का मतलब एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा एमसीए के पोर्टल से, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये समझ लो डायरेक्टर का आधार कार्ड है। जैसे अपना एक सिटीजन का आधार कार्ड होता है, इनकम टैक्स में पैन कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका डिन नंबर होता है। अब इंडिया में जब डिन नंबर का कंसेप्ट ये लोग नए एक्ट में लेके आए, तो सबसे पहला डिन नंबर पता है किसको अलॉट हुआ था? रतन टाटा को। अभी उनकी डेथ हुई थी तो आपने शायद ये कहीं कॉर्पोरेट न्यूज में सुना होगा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अलॉटेड अ डिन नंबर, और उनका नंबर ही 00001 था लास्ट में, फर्स्ट डिन नंबर उनको अलॉट हुआ था। सो दैट इज लाइक अ प्राउड मूवमेंट फॉर अस ऑल्सो कि भाई इतने बड़े पर्सन को पहला डिन नंबर दिया, और वही मेमोरेबल चीज होगी वैसा। तो वो फर्स्ट पर्सन थे जिनको डिन नंबर अलॉट हुआ, और बाकी सबने फिर डायरेक्टर्स के तौर पे उसको अपॉइंट या अलॉट करवा लिया वैसा। अब कैसा हो गया ना, आफ्टर डिन नंबर ट्रैक करना बहुत इजी हो गया कि सारा डेटाबेस ऑनलाइन है। अब अगर एमसीए आरओसी किसी ऑफिसर या अथॉरिटी को जानना हो कि आप एज एन इंडिविजुअल कब कौन सी कंपनी में डायरेक्टर थे, या एट प्रेजेंट कौन कौन सी कंपनीज में आप डायरेक्टर हो, तो एक डिन नंबर चाहिए बस। पोर्टल पे जाओ, सर्वर में एंटर करो, पूरी लिस्ट आ जाएगी, तो विद इन 5 सेकेंड्स पूरा डेटा आ जाएगा। तो अब है ना वो फ्रॉड करना कि मैं 50 कंपनी में डायरेक्टर हूँ, किसको पता चलता है? इंक्वायरी आएगी करने, तो इंक्वायरी में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, डेटा बनेगा भी कि नहीं बनेगा वो भी मालूम नहीं। तो वो लूप होल्स अब खत्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो ये एक एडवांटेज है। तो डिन नंबर के लिए अप्लाई करना कंपलसरी है, और अब उसके बिना आप डायरेक्टर बन नहीं सकते, ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे इस टॉपिक में दिया हुआ है, लेकिन ये मैं चैप्टर के थोड़े लेटर फेज में लूंगा, और ये थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। प्रोसीजर प्रोसीजर शुरुआत में आ जाए ना, फिर वो मजा नहीं आता है। पहले थोड़ा कंसेप्चुअल चीजों पर बात करते हैं, फिर आपको ये जल्दी रिलेट होगा वैसा। तो इसको जाने दो, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें काफी सारा एड ऑन भी कर दिया, पुराने सिलेबस में इतना नहीं था, बट अब डिन नंबर के प्रोसीजर इतने सारे ऐड कर दिए कि टॉपिक ही इतने पेजेस का हो गया वैसा। आप डायरेक्टली आ सकते हो पेज नंबर 83 पे। डिन नंबर से कनेक्टेड कुछ इंडिविजुअल सेक्शन है वो कवर करा रहा हूँ। तो सिलेबस का वॉल्यूम तो है अच्छा खासा, और कंपनी लॉ में प्रोसीजर्स कुछ कुछ आ भी जाते हैं। आपके सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाले में तो प्रोसीजर्स है ही, लेकिन यहाँ पे इस सब्जेक्ट में भी आपको प्रोसीजर्स मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर, तो टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। अब 83 पेज पे ना नीचे दिया हुआ है सेक्शन 155, जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिन। ये वन लाइनर्स है तो खत्म कर सकते हैं। प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन वन डिन नंबर। यार एक इंडिविजुअल का एक ही डिन नंबर हो सकता है, मल्टीपल कैसे हो सकता है? तो इम्प्लाइड था। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिन नंबर जो है ना वो अपडेट करे, और कंपनी के मतलब कंपनी को बताया कि भाई मेरा ये डिन नंबर है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरओसी को इन्फॉर्म करे कि हमने इस पर्सन को 19 वाला ना, आई थिंक मैंने देख लेता हूँ। हाँ, तो बोला है कि भाई कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्ट्रार को आरओसी को इन्फॉर्म करे कि हमने जिसको डायरेक्टर बनाया है ये उसका डिन नंबर है। तो ये कंप्लायंस वाला पार्ट हो गया, वैसा बोला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन डिन, वो तो कंपलसरी है, तो रहने ही वाला है। सब हेड पॉइंट्स वाले आंसर है। रूल्स अभी रहने दो, मैं वो प्रोसीजर समझाऊंगा ना उसमें सारे रूल्स कवर कर लूंगा। तो अभी ऑफिशियली अपना डिन नंबर का टॉपिक बाकी है, जैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया, कंप्लीट नहीं कराया हमने। नेक्स्ट टॉपिक पे आओ, पेज नंबर 86 पे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये चीज प्रायोरिटी पे है कि पहले भी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनके पावर्स क्या होते हैं, तो जाके आपको आगे फिर इस पूरे पार्ट में चीजें समझ आएंगी वैसा। तो सबसे पहले जो पहली कैटेगरी है उसको इन्होंने नाम दे दिया फर्स्ट डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली कंपनी स्टार्ट होगी तो पहले शुरुआत ही फर्स्ट डायरेक्टर से होनी चाहिए। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है वो समझो। देखो अभी हमने रिसेंटली कंपनी को रजिस्टर करवाया, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो अभी रिसेंटली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जस्ट। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही डायरेक्टर्स तो डे वन से चाहिए, इसमें अपने वेट थोड़ी कर सकते हैं। एजीएम में अपॉइंट करेंगे, तो एजीएम कौन कंडक्ट कराएगा? तो स्टार्टिंग में कंपनी शुरू होते ही हमें डे वन से डायरेक्टर्स चाहिए।
उनको यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो काफी ऑब्वियस सा नाम रखा, फर्स्ट डायरेक्टर्स, नाम से पता चल जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये कैसे अपॉइंट होंगे या ये कौन होंगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ प्रोविजन है, बहुत सिंपल प्रोविजन है। दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी में इन्होंने ऐसा बोला कि आप है ना अपनी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर स्पेसिफिक मेंशन कर दो कि भाई किसको बनाना है डायरेक्टर, नाम लिख दो कि भाई ये लोग हमारी कंपनी के डायरेक्टर होंगे डे वन से। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते टाइम ये बात आप आर्टिकल्स में मेंशन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ये करना भूल गए या आपने नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वाला क्या रूल है, एक डिफॉल्ट वाला रूल है कि भाई फिक्स कर देंगे कि ये लोग डायरेक्टर बनेंगे। आपको ध्यान होगा मेमोरेंडम में एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है, याद है? उसमें कौन होते हैं वो इनिशियल 7 सब्सक्राइबर्स, याद है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज, उसमें ना मिनिमम सब्सक्राइबर्स के नाम होते हैं, 7 नेम्स होते हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 7 नाम कम से कम होते हैं जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको चाहिए। अगर आर्टिकल्स में स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं किए, तो बाय डिफॉल्ट यही लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे, इम्प्लाइड। तो दो ऑप्शन है, या तो आप स्पेसिफिक मेंशन करो या बाय डिफॉल्ट कंपनी लॉ में इनको ही मान लिया जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर। अब देखो ये 7 लोग ही कंपनी शुरू कर रहे हैं, मान लेते हैं सर, बट इनको ऐसा है कि यार हम 7 के 7 लोग डायरेक्टर बनना नहीं चाहते, हम में से 4 लोगों को ही बनना है, क्योंकि 3 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हम 4 बन रहे हैं। और स्पेसिफिक 4 लोगों ने हाँ बोल दिया, बाकी 3 बोले हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब आर्टिकल्स में मेंशन कर दो ना वो स्पेसिफिक वो 4 का नाम, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। जब आर्टिकल सबमिट करने ही है तो क्लैरिटी दे दो। नहीं दोगे तो बाई डिफॉल्ट फिर कंपनी लॉ में कुछ तो अज्यूम करके चलना पड़ेगा। फिर डायरेक्टर किसको अज्यूम करे, किसको नोटिस भेजे, आरओसी किसके खिलाफ एक्शन ले, किसके साथ डील करे। तो बोला भाई जो सब्सक्राइबर्स है वो बाई डिफॉल्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। तो नाउ दिस इज योर चॉइस कि आपको दोनों में से क्या करना है, एकदम सिंपल प्रोविजन है वैसा। तो ये पहला पॉइंट कवर हो गया। रेफरेंस का सेक्शन है आपका 152। सेक्शन तो ट्राई करो कि याद होते जाए, रोज अगर 2-3 सेक्शन भी पढ़ रहे हैं तो उसको लर्न करना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, एक बार कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर। ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया कि आपकी कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स में एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रहता हो, रेसिडेंट हो। सारे इंडिया के बाहर रहते तो ये मैनेजमेंट कौन कर रहा है भाई, ऑन ग्राउंड कोई तो अवेलेबल होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा हो जो फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज एटलीस्ट इंडिया में रहा हो। ये इनकम टैक्स वाली कंडीशन है, वहां पे भी रेसिडेंशियल स्टेटस में ऐसे ही काउंट होता है। तो एक साल में अगर आप 182 डेज में इंडिया में रह लेते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट, और फिर आप डायरेक्टर बन के कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा। तो 182 डेज मतलब 50% ऑफ द ईयर हो गया, ज्यादा नहीं बोल रहे। फिर बोला कि अगर कंपनी अभी फर्स्ट टाइम आपने फ्रेम की है, नई कंपनी है, मतलब आपने स्टार्ट की कंपनी नवंबर दिसंबर में, तो पूरा साल तो हुआ ही नहीं कंपनी का मार्च तक। तो फिर ये 182 डेज की कंडीशन कैसे फुलफिल होगी? मान लो साल के बचे 150 दिन है और अपनी कंपनी शुरू की है, तो ये प्रोपोर्शनेटली काउंट होगा। फिर वो डायरेक्टर के लिए प्रो रेटा बेसिस पे हो जाएगा कि 365 दिन के पूरे साल में 182 डेज देखे जा रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हुए इस साल में से 4 महीने हुए, तो प्रोपोर्शनेट गिन लो, वैसे करके निकाल लेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। प्रोविजो है ये। नेक्स्ट, this subsection shall apply to a specified IFSC private company in respect of financial years other than the first financial year from the date of its incorporation। मतलब अगर आपकी IFSC कंपनी है, प्राइवेट कंपनी IFSC कैटेगरी में, तो आपके लिए फर्स्ट ईयर में 182 डेज का रूल नहीं लगेगा, अगले साल से लगेगा, सेकंड ईयर से। तो फर्स्ट ईयर में डायरेक्टर अगर 182 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल ना भी करे तो इट इज ओके। उसका रीजन बता देता हूँ ऐसा क्यों है। आईएफएससी कंपनीज जो है ना वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बोले जाते हैं उनको, और ये एसईजेड जोन में सेटअप की जाती है। इन कंपनीज का मेजर काम होता है बाकी कंपनीज के फाइनेंसेस मैनेज करना। तो ये लोग ना एसईजेड जोन में बैठ के पूरे वर्ल्ड की कंपनीज का पैसा मैनेज करते हैं। एक कंट्री कंपनी का पैसा दूसरी कंट्री में कहीं किसी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और ऐसा घुमाते रहते हैं और उनको रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, एक तो एसईजेड जोन इंडिया के बाहर नोटिफाइड, ऊपर से इनको मिलते हैं बहुत सारे प्रिविलेजेस। तो पूरे एक्ट में ना आपको बहुत सारे सेक्शन में स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी का रेफरेंस मिल जाएगा, जहां आपको दिखेगा कि जो सब फॉलो कर रहे हैं वो रूल इन पे एप्लीकेबल नहीं। तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। तो उस सेंस में यहाँ पे भी ये चीज क्लियर कर दी कि वे पहले साल में आईएफएससी कंपनी, क्योंकि देखो एसीजेड में सेटअप की है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, तो डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो इंडिया के बाहर रहते हो मोस्टली,
तो उनका 182 डेज फर्स्ट ईयर में पूरा करना पॉसिबल ना हो, तो बोला आप एग्जामेशन ले लो, अगले साल से पूरा कर लेना, या ऐसा एटलीस्ट एक डायरेक्टर रख लेना ना जो 182 डेज इंडिया में रहता हो, बाकी चलेगा, बाकी भले बाहर रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात हो रही है। तो ये कैटेगरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वुमन डायरेक्टर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस, वुमन डायरेक्टर, और काफी सोचा समझा कंसेप्ट है। और ये रखने का जो रीजन है वो है अपना डॉक्टर जे जे ईरानी कमेटी का सजेशन। अपन ने स्टार्टिंग में कंपनी लॉ में बात की थी कि डॉक्टर जे जे ईरानी कमेटी डेवलप की गई थी 2004-5 में। उन्होंने अपनी हाँ, तो वुमन डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर जे जे ईरानी कमेटी ने सजेस्ट किया था। आइडिया यही था कि इससे पहले जो ये डायरेक्टरशिप वाली और जो केएमपी वाली पोस्ट है ना, तो विमेन कैंडिडेट्स को थोड़ा पीछे रखा जाता था कि भाई इनको प्रमोट मत करो। अब उसके रीजंस अपने जानते हैं, जो भी सोशल रीजंस रहे हैं पास्ट में, कि भाई विमेन कैंडिडेट को प्रेफर नहीं करते थे, क्या ये टॉप पोस्ट पे इनको मत बिठाओ। दो रीजंस है। एक कॉमन रीजन ये होता है कि एक तो फीमेल है, थोड़ा मेल ईगो वाला इशू होता है, क्या फीमेल बॉस है उसकी बात हमको सुननी पड़ेगी, तो ये सब नहीं चलेगा, पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट ये होता है कि यार वो फीमेल एम्प्लॉय के लिए थोड़ा वो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने वाली भी स्टेजेस आते हैं। फिर मैरिज आ गई, थोड़ा काम ऊपर नीचे हो गया, भाई मैटरनिटी लीव आ गई, प्रेगनेंसी वाला पार्ट आ गया और काम ऊपर नीचे हो गया। अब प्रेगनेंसी का एक फेज तो है, उसके बाद वो बच्चा छोटा है, जब तक थोड़ा स्टेबल नहीं होगा, स्कूल जाता नहीं होगा, तब तक वो पूरा साइकिल डिस्टर्ब। तो बोले यार फिर इसका काम हमको करना पड़ेगा, तो हम क्यों करें, तो बेटर है उसको वो पोस्ट पे रखो कि उसके बदले कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना ईजी हो, और इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट मत दो कि बाद में परेशानी हो। ये साइकोलॉजी थी। तो जे जे ईरानी कमेटी ने सजेस्ट किया कि यार ये तो फिर ऐसा है कि आप जेंडर के बेसिस पे किसी के मेरिट को डिस्कार्ड कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो बोला क्यों ना हम कंपल्शन रख दें, रिजर्वेशन काइंड ऑफ, कि जब कंपलसरी होगा लॉ में कि डायरेक्टर्स में एक वुमन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है, मिनिमम एक तो रखो, तो वो एंट्री बैरियर खुल जाएगा। एक बार जब आप अपॉइंट कर लोगे कंपलसरी सही, तो एक तो वो जो मेल ईगो वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, आपको हैबिट हो जाएगी कि हाँ भाई सीनियर है जो वो लेडी है जो बोल रही है वो करना पड़ेगा, एक बात वो हो गई। और वो जो साइकोलॉजी है कि यार इसकी पर्सनल लाइफ में फिर जो भी होगा उसका इम्पैक्ट हमारे पे आएगा, तो वो सब चीजों से भी आप बाहर आ जाओगे कि यार ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो तो हर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना है, तो एडजस्ट करना भी आना चाहिए। तो बोला कंपल्सन लगा दो। अब नए एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 149 का सबसेक्शन 1 जो डायरेक्टर्स की बात करता है, उसमें इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि हर एक कंपनी में एक वुमन डायरेक्टर का होना नेसेसरी है, कम से कम एक। अच्छा, ये हर कंपनी मतलब ऐसा नहीं कि ऑल एक्सवाइजेड कंपनीज, क्राइटेरिया सेट कर दिया। जैसे बोला लिस्टेड कंपनी, तो हर लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी है। फिर बोला अगर कंपनी लिस्टेड ना हो, अनलिस्टेड हो या प्राइवेट हो, तो उनके लिए कुछ न्यूमेरिकल क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इतने नंबर्स अगर आपने अचीव कर लिए हैं तो कंपलसरी है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं। अब वो नंबर्स क्या है वो देख लो। एक तो बोल दिया पब्लिक कंपनी केस में पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा, या टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा। तो प्राइवेट नहीं कवर किए, पब्लिक कंपनी ही कवर किए, बट जो लिस्टेड नहीं है, क्योंकि लिस्टेड वाली तो बाई डिफॉल्ट आई गई। अब किसी कंपनी में कोई लिस्टेड कंपनी हो और उसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम भी हो, तो भी वो कवर हो गई, बिकॉज वो लिस्टेड है, तो लिस्टेड का टैग लगते ही कंपल्सन आ गया। पब्लिक कंपनी वाले केस में पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का दो क्राइटेरिया लगा दिए, 100 करोड़ और 300 करोड़, वैसे बोल दिया। उसके बाद और भी कुछ कंडीशंस है वो भी समझ लेते हैं। लिस्टेड एंटिटीज के लिए सेबी का नोटिफिकेशन आया, पूरा जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनमें एटलीस्ट एक वुमन डायरेक्टर का होना नेसेसरी है बाई अप्रैल 2020। पुरानी लिमिट होगी, तो ये नहीं भी बोलते तो फर्क क्या पड़ा, लिस्टेड वाली तो सारी कवर हो गई। तो ये पॉइंट लिखा भी है तो ठीक है, ऐसा तो उसका कोई बहुत इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकली अभी होगा नहीं। दूसरा, कुछ कंपनीज को एग्जेम्पशन दे दिया, वापस वही आईएफएससी पब्लिक कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी उनको अलाउ किया। और प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, मतलब ये प्योर प्राइवेट कंपनी है, तो इन शॉर्ट प्राइवेट कंपनीज में वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं वैसा है। आजकल ये पॉइंट के आने के बाद 2014 से अप्लाई हो गया ये, तो अब सिनारियो काफी चेंज हो गया क्योंकि एंट्री बैरियर खत्म हो गया। पहले तो क्या होता था ना, ऐसी कंपनीज जहाँ पे लीडरशिप फीमेल के हाथ में ही होनी चाहिए, उसमें भी मेल डोमिनेंस था। बेबी फूड प्रोडक्ट्स, किचन अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक कंपनीज, अब यार फीमेल फैशन गारमेंट इंडस्ट्री, अब ये बिजनेसेस की समझ तो मेरे हिसाब से एक फीमेल को ज्यादा होगी।
लेकिन उनमें भी जो टॉप डिसीजन मेकर है उसमें मेल बैठे हुए हैं। और उससे क्या हो रहा है ना, कंपनी की परफॉर्मेंस भी खराब हो रही है, बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब यार कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो ऐसा है कि जो यूज करता है उसको समझ आएगा कि भाई उसको अप्लाई करने में क्या इशू आ रहा है, उसकी क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके हम प्रोडक्ट को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो जिसका डिपार्टमेंट ही नहीं उसको डिसीजन मेकिंग दोगे तो वो सुनी सुनाई बात पे हाँ ना करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी भी उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी वैसा। तो अब वो एंट्री बैरियर खत्म हो गया। तो उस वजह से अच्छी बात है कि भाई फेयर पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये पॉइंट है। तो दिस इज रिलेटेड टू वुमन डायरेक्टर। कुछ क्वेरी यहाँ पे, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया? क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट देख लो, डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाई स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये नया कंसेप्ट आ गया। पहले तो ये समझना स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। तो ये इनकी हाइट के बेसिस पे नहीं डिसाइड हो रहा है, पहले तो ध्यान रखना। हाँ, तो वैसा कुछ अपने यहाँ पे नहीं कर रहे। स्मॉल शेयर होल्डर्स को डिफाइन वैसे किया गया कि कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स जिनके पास एक कंपनी में फेस वैल्यू के हिसाब से, नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से 20,000 रुपीज या उससे कम अमाउंट के शेयर, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर ये लिमिट है तो अपने बोलेंगे कि वो स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। रीजन बीइंग कि उनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, 20,000 रुपए के शेयर या 20,000 शेयर बहुत बड़ा नंबर टोटल कैपिटल में नहीं माना जाता वैसा। तो ये सब स्मॉल शेयर होल्डर्स है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, ये सारे इंडिविजुअल्स छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर लेके बैठे हैं। कलेक्टिवली इनके पास एक बड़ा नंबर हो सकता है, बट इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है। तो इनकी सुनी नहीं जाती। जब ये वोट दे रहे हैं, जब मीटिंग में कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले आप रहने दो, इतने शेयर में कितना बोलोगे, बाकी लोग डिसाइड कर लेंगे, तो वो वैल्यू नहीं मिल रही। तो बोला ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। अगर कंपनी के बोर्ड में इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो इनके राइट्स का ध्यान रख सकता है। ये एक आइडिया लगाया गया कि भाई देखो, इनकी इंडिविजुअली कोई सुन नहीं रहा है, तो इनके राइट्स का ध्यान रखने के लिए कंपनी में कौन होगा। तो बोले डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो इन्हीं में से एक हो सकता है, इनका नॉमिनी हो सकता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैनल में उसको बिठा देते हैं। अब क्या होगा ना, बोर्ड जब भी कोई डिसीजन लेगा, उस डिसीजन में अगर ये दिख रहा है कि ये इंडिविजुअल्स जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, इनके राइट्स का सोचा नहीं जा रहा, इनका नुकसान हो रहा है, तो वो बोलेगा, वो अपोज करेगा कि भाई ये नहीं चलेगा। तो उसके बोलने से फर्क पड़ेगा, वैसा होगा, क्योंकि उसका भी अपना वोट है। तो इस आइडिया को लगा के ये स्मॉल शेयर होल्डर्स के फेवर में एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। और उसका रेफरेंस का जो सेक्शन है ना, ये बोला है सेक्शन 151। आई बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब आ गया सेक्शन के साथ रूल। रूल में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जिस बेसिस पे स्मॉल शेयर होल्डर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है वैसा। अब इसमें आपको काफी सारे पॉइंट्स जो है वो सिमिलर भी मिलेंगे जो हमने देखे हैं। तो आप 2 मिनट लेके एक बार खाली पूरा टॉपिक है ना अभी गो थ्रू कर लो, एक बार रीड आउट कर लो, और कुछ नहीं मैं समझा देता हूँ, तो रूल अभी खत्म कर लेंगे। पर जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो हमने पहले भी देखे, तो थोड़ा रिलेटेबल भी लग सकता है। तो एक बार ट्राई कर। कितने मेंबर्स नेसेसरी है, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, बेसिक आंसर है, इंटरप्रिटेशन करके देखो, फिर अपने इसको आगे देख लेते हैं।
चलो देखें, पढ़ा आपने? सिंपल लैंग्वेज है रूल में, मैं एक बार पॉइंट्स आपको रिलेट करा देता हूँ। पहले तो उन्होंने बोला है कि उस लिस्टेड कंपनी में कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स का होना जरूरी है कि एक डायरेक्टर उनके लिए अपॉइंट किया जाए। तो या तो दैट नंबर इज 1000, या फिर बोला कि टोटल शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उनका 1/10 विच एवर इज लेस। तो इतने लोगों का कंसेंट अगर होगा, ये इतने स्मॉल डायरेक्टर्स होंगे, तो उसके बेसिस पे फिर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना बनता है कंपलसरीली, वैसे बोल दिया। वॉलंटरी भी हो सकता है,
अगर किसी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर इतने नंबर में नहीं है, फिर भी कंपनी को लगता है कि अपने को फेयर रहना है, रख देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें उनके कोई राइट्स तो रोकने नहीं, तो वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल वे में भी पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट। अब अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो इस बात की जानकारी उनको कंपनी के मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट वो जानकारी बाकी शेयर होल्डर्स को दे सके जो जनरल मीटिंग में आने वाले हैं। तो उसके कुछ दिन पहले बताएंगे तो उसका प्लानिंग हो पाएगा, लास्ट मोमेंट पे तो होगा नहीं। तो टाइम लिमिट आपको यहाँ पे दे रखी, 14 डेज पहले बताना जरूरी है इंटेंशन, कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से एक स्मॉल शेयर होल्डर आपके बोर्ड में डायरेक्टर बने, तो ये टाइम लिमिट है। कितने लोग एलिजिबल है टू गिव सच नोटिस, वही नंबर हो गया, 1000 या 1/10, विच एवर इज लेस। स्टेटमेंट बाय द प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, जिसको डायरेक्टर बनाना चाहते हो उसकी डिटेल्स चाहिए, उसका डिन नंबर, उसकी तरफ से कंसेंट के वो डिसक्वालिफाइड नहीं है, और तीसरा वो इस डायरेक्टर के तौर पे एक्ट करने के लिए रेडी। ये दो तीन बेसिक बातें होंगी। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये टॉपिक अपना पेंडिंग है, इसी चैप्टर में नेक्स्ट आने वाला है, अभी होल्ड पे रख लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बेसिक मीनिंग अगर समझना है तो इतना समझ सकते हो कि आउटसाइडर है, ये कंपनी में कोई प्रॉफिट पोजीशन, कोई शेयर होल्डिंग, कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं करता है, और इसको एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप रेम्युनरेशन पे कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। ये आउटसाइडर डायरेक्टर है जो नजर रखता है कंपनी के बाकी डायरेक्टर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बेसिक आइडिया वो। ऑफिस का टर्म कितना बोल दिया, 3 साल का। और रोटेशन से इसको रिटायर नहीं करेंगे। रोटेशन से रिटायर करने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि आज अपॉइंट किया और 1 साल में इसको रिटायर कर दिया, वैसा नहीं होगा। 3 साल का टर्म फिक्स है, मतलब फिक्स है। बाकी डायरेक्टर्स पे ना एक रोटेशन पॉलिसी एप्लीकेबल होती है, हर साल कुछ डायरेक्टर को कंपलसरी रिटायर होना पड़ता है, उसके बदले कुछ लोग आते हैं, तो वो पॉलिसी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, आपको बोला 3 साल के लिए आपकी जॉब पक्की, फिर अगले साल रोटेशन में आपका नंबर आ गया, आपको निकाल दिया। बोले, ये क्या बात हुई, जब रोटेशन में कुछ लोग जाने ही है तो आपने मुझे 3 साल का कमिटमेंट क्यों दिया, अगर मैं भी उस लिस्ट में था। और अगर कमिटमेंट दिया है तो फिर लिस्ट से बाहर निकालो, दोनों तरफ मुझे इंक्लूड कर लोगे तो लक का मैटर हो गया कि भाई 3 साल बोला है फिर भी देखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, रीअपॉइंटमेंट के लिए कुछ बोला है, नॉट एलिजिबल। एक बार अगर आप अपॉइंट हो गए 3 साल के लिए, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन करके एक पॉइंट है, उसमें आपको एक सेक्शन का रेफरेंस मिला होगा, 164। 164 आगे आने वाला है, उसमें रीजंस दे रखे हैं कि कोई भी पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड कब हो सकता है। नेक्स्ट, अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस। ये तो वही हो गया ना कि अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो गए तो आपको ऑफिस खाली करना पड़ेगा, वेकेशन ऑफ ऑफिस। इसमें जो सेक्शन दिख रहे हैं ना, 167, 164, 149 सब सेक्शन 6, एक एक सेक्शन अपन पढ़ने अपने, बट अभी पढ़े नहीं है तो मैं यहाँ से 164 पे चला गया, वो अलग ही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसे नहीं करना। अभी रेफरेंस देके छोड़ना पड़ेगा, वही ऑप्शन है। नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टरशिप, हाँ ये भी समझ लो। A person shall not hold office of the small shareholders director in more than 2 कंपनीज। आप एट ए टाइम मैक्सिमम 2 कंपनीज में ये पोस्ट होल्ड कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। और बोला कि दोनों कंपनीज आपस में कॉम्पिटिटिव बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, फिर ऐसा ना हो कि दोनों कॉम्पिटिटर है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। एक ही बंदा, दो सिमिलर कंपनीज जो आपस में कॉम्पिटिटर है, उसके अंदर डायरेक्टर वो नहीं चलेगा। आप जोमेटो में भी डायरेक्टर हो, स्विगी में भी, कैसे बिजनेस करोगे, तो वो नहीं हो सकता। तो कॉम्पिटिशन में वैसे नहीं चलेगा। एक बार आप ये पोस्ट से रिटायर हो गए, आपके 3 साल टर्म के खत्म हो गए, उसके बाद ना आपके ऊपर एक वो कूलिंग ऑफ पीरियड या ब्रेक आ जाएगा कि आप इस कंपनी से अगले 3 साल तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए नहीं रह सकते, मतलब एज एन एम्प्लॉय। तो कंपनी के मैनेजमेंट में आप कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, ये एक रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है, वैसे बोला है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो रूल है वो कंप्लीट है। बोलो, रूल में कोई और पॉइंट में आपको डाउट कुछ क्लियर है, समझ आया। इसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ही स्टोरी है जो अपन बात कर रहे थे, लेकिन वो बड़ा आंसर है, तो वो आज का पार्ट तो नहीं है, बहुत डेप्थ में पूरे सबसेक्शन उसी पे चल रहा है। पर उसमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के तौर पे नहीं हो सकता ना, रीअपॉइंटमेंट के लिए मना किया था। और देख लेते हैं, ये थोड़ा पॉइंट हो सकता है। 3 साल का ब्रेक देना है वो तो पक्का है, उसमें तो किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो सकता।
और पहले यहाँ पे बोला है फर्दर ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। तो बैक टू बैक रीअपॉइंटमेंट के लिए मना किया है। दोनों पॉइंट पढ़ के अभी ये समझ में आ रहा है कि 3 साल का ब्रेक लेने के बाद वापस अपॉइंट होना है तो हो सकता है, बट स्टिल मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा क्योंकि जो लिखा है थोड़ा डाइसी लग रहा है। आइदर वेज हो सकता है। एक मतलब ये निकलता है कि रीअपॉइंट कभी नहीं हो सकता, वंस इन अ लाइफ टाइम बन सकता है। दूसरा मतलब ये है कि 3 साल का ब्रेक ले ले, उसके बाद वापस आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ये है कि वापस आना अलाउ कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। सिर्फ एक बार मैं उसको चेक कर लूंगा। तो वो पॉइंट अभी स्ट्राइक हुआ क्योंकि पहले डिस्कशन में इतना आया नहीं, तो ये देखना पड़ेगा। तो बैरेट की लैंग्वेज चेक करेंगे ना तो उसमें थोड़ा क्लियर होगा। अगर ये लैंग्वेज चेंज की होगी तो उससे कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए। चल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो पूरा ब्लॉक है वो तो आज का टॉपिक अपना है नहीं। उसके बाद भी फिर नया ही ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे अपने ब्रेक लेते हैं इससे, कि अभी कुछ भी स्टार्ट करूंगा तो वो लंबा चलेगा, फिर अगला बैच आपका अटक जाएगा वैसे। यहाँ तक कुछ पूछना है इस चैप्टर में तो बता दो। क्लियर है पॉइंट सारे? नहीं, लिस्टेड में उन्होंने कंपलसरी कर दिया। बाकी कंपनीज में ऐसा है कि अगर उनको रखना हो तो भले रखें, ऑप्शनल है। हाँ हाँ, तो कंपल्शन नहीं लगाया है ऐसा। ये रूल एक बार देख लेते हैं क्या बोला ये पॉइंट 3 साल वाला, रूल 7। एज इट इज ही लिखा है डायरेक्ट में, ये एक्ट की लैंग्वेज है। बट अब इसके यार दोनों मतलब हो गए फिर तो। इमीडिएट रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा कि होगा ही नहीं, दोनों तरफ बात जा सकती है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक्सप्लेनेशन ढूंढता हूँ, पॉइंट अच्छा है वो। सिर्फ इस पॉइंट को देखे तो लगता है एलिजिबल नहीं है। फिर वो 3 साल तक और कोई एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, पर 3 साल के बाद वापस आ सकता है क्या, उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है। कुछ ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक्ट में तो सेम लैंग्वेज लिखी है, तो कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हो तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। अच्छा पॉइंट है, देख के रखता हूँ, फिर बता दूंगा वैसे करते हैं। चलिए, तो आज का सेशन फिर यहाँ पे अपने एंड करते हैं।